लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा आजकल सवाल है, जानना चाह रहे हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया जब भी ओपन करते हैं या फिर पुरानी वीडियोस भी आप उठाकर देख लीजिए, लोग बता रहे हैं जो आज हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को वो कोविड वैक्सीन की वजह से आ रहा है। तो ये वास्तव में ये सच है या सिर्फ एक डर फैलाया जा रहा है लोगों में? नहीं, ये अनजाने में डर फैलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। जो एक टर्म आया है अब लॉन्ग कोविड, कि कोविड ठीक हो जाना, एक्यूट सिम्टम्स वेन आउट हो जाने के बाद भी सिम्टम्स आते हैं, उसी में एक ये है जो सडन कार्डियक डेथ, स्पेशली यंग लोगों में जिनको कोई भी प्रीवियस कार्डियक एलिमेंट नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनमें होता है। कोविड वैक्सीन 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, तो उनमें कोविड ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो वायरस होता है दैट इज़ मोर इफेक्टिव ऐसे लोगों में जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो उनमें डेथ्स हो रही है। अभी ये जो डॉक्टर नया वेरिएंट आया है, लोग डर गए, फिर से लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन कोविड से इसलिए भी लोग डर रहे हैं कि कई लोगों की जान चली गई थी उस टाइम पर, जब दोबारा से भी एक कोविड की लहर आई थी, उसमें भी कईयों ने अपनों को खो दिया था। जो ये कोविड का वायरस है, ये बहुत रैपिडली ना अपने फॉर्म्स को चेंज करता है। जो इसके प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं वो ड्यू टू रैपिड म्यूटेशंस, तो कुछ छोटा सा भी चेंज हो गया तो वो एक नया वेरिएंट बन जाता है। बट एक अगर प्रोटीन चेंज हो भी गया तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो वैसी ही है जैसे वायरस की है। तो अगर हमारा वैक्सीन सपोज करिए 95% इफेक्टिव था, तो इसमें 92 या 93% इफेक्टिव होगा। जैसे अचानक से जिम करते हुए या फिर डांस करते हुए या फिर यूं ही बैठे बैठे लोगों को ऑफिस में ही कार्डियक अरेस्ट देखा जा रहा है वीडियो। फर्स्ट सिम्टम्स क्या है कि लोग टाइमली समझ जाए कि हमें इस चीज़ से आगे, इन चीज़ों को हमें आगे ना फेस करना पड़े, तो हम समझ जाए कि ये ऐसा होने वाला है। आज का एपिसोड उन सवालों को छूने जा रहा है जो हर घर, हर स्क्रीन और हर दिल में गूंज रहे हैं। क्या कोविड अब भी उतना ही खतरनाक है? क्या वैक्सीन से हार्ट अटैक हो सकता है? क्या बार बार स्कैन शरीर के लिए नुकसानदेह है? और वो सवाल भी जो हम पूछना तो चाहते हैं पर जवाब नहीं मिलते। क्या थकान, माइग्रेन, ब्रेन फॉग सिर्फ स्ट्रेस या फिर कुछ और? इन सब का जवाब आज हमें देंगे एक ऐसे डॉक्टर जिनका प्रोफेशन सिर्फ इलाज नहीं बल्कि डायग्नोसिस की गहराई में जाकर हर मरीज के लिए उम्मीद तलाशना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जॉयतपाल बिस्वास, MBBS MD रेडियो डायग्नोसिस और VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से सीनियर रेजिडेंसी कर चुके, जो आज दीप मेडिकल सेंटर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। हर MRI, हर CT स्कैन के पीछे जब ये बैठते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि जिंदगी को पढ़ते हैं। उनका अनुभव सिर्फ कोविड या कैंसर तक सीमित नहीं है, ये आपकी नींद, आपकी आदतें और आपके सवालों से भी जुड़ता है। तो आइए पूछते हैं वो सारे सवाल, सोशल मीडिया की वायरल अफवाहों से लेकर डिटॉक्स ट्रेंड्स और इम्यूनिटी हैक्स तक, और साथ ही उन पेरेंट्स के लिए भी बात करेंगे जो कोटा जैसे शहरों में बच्चों पर प्रेशर डालते हैं बिना ये जाने कि असली सफलता प्यार और समझ से मिलती है। तो आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर जॉयतपाल बिस्वास जी मौजूद हैं। डॉक्टर जॉय, आपके सफ़र के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। एक स्टूडेंट लाइफ से आप एक रेडियोलॉजिस्ट बने हैं। आपका इस डिपार्टमेंट को चुनने का सफ़र कैसा रहा है और आपने सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट ही बनना क्यों चुना? ऐसा जब मैंने सफ़र स्टार्ट किया तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि रेडियोलॉजिस्ट ही बनना है या कोई और ब्रांच में जाना है। एक तो आई एम अ फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम माय फैमिली। अच्छा। तो मेरी फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। बस ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है क्योंकि डॉक्टर बनना है। उसके बाद MBBS की पढ़ाई सबके लिए बराबर होती है, तो उसमें भी कोई इतना सोचने वाला नहीं था कि MBBS किस में करे, क्योंकि MBBS तो सभी के लिए बराबर होता है। तो ये फॉर्चून्स थे, बहुत खुशकिस्मती थी मेरी कि सफदरजंग हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में मुझे MBBS करने का मौका मिला। वहीं से मैंने इंटर्नशिप की, फिर हमने PG एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया, और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कौन रेडियोलॉजिस्ट बनेगा, कौन सर्जन बनेगा, कौन ऑर्थोपेडिशियन या पीडियाट्रिशियन बनेगा। तो ऑफ ऑल द चॉइसेस जो मेरे सामने थे, रेडियोलॉजी मुझे ज़्यादा इसीलिए पसंद आया क्योंकि उसमें हम
हर स्पेशलिटी के पेशेंट्स को, उनकी ट्रीटमेंट को, वो कैसे काम करते हैं, इसको देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम सिर्फ डिजीज़ को ही नहीं आगे बढ़ते हुए देखते, ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्स कैसा करता है ट्रीटमेंट को, हम वो भी क्लियरली देख सकते हैं। प्लस जो एक वर्क लाइफ बैलेंस की बात होती है वो मुझे लगता है कि और ब्रांचेस के मुकाबले रेडियोलॉजी में थोड़ा बेटर है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, डॉक्टर्स की लाइफ, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी और हेक्टिक रहती है सारे ही ब्रांचेस में, बट उसमें से भी अगर देखा जाए तो हम रेडियोलॉजिस्ट की लाइफ थोड़ी सी बेटर होती है। बेटर होती है, थोड़ी सी बेटर, ऐसा मतलब जो मेडिसिन, सर्जरी या फिर बहुत सारे कह सकते हैं कि सीरियस ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ आपसे थोड़ी ज़्यादा टफ होती है। थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा टफ काफ़ी होती है। ज़्यादा टफ होती है। हाँ, और मतलब हमारे में ऐसा है कि हम चूज़ कर सकते हैं, हम कोर क्लिनिकल में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। लाइक हमारे में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके भी एक सब स्पेशलिटी है, उसमें इट इज़ एज गुड एज मेडिसिन या सर्जरी। हम इमरजेंसी केसेस देख रहे होते हैं, उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, तो वो है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। हमारे पास दूसरे डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस भी हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, रात को इमरजेंसी कॉल्स इतने ज़्यादा नहीं होते। ऑफ एंड ऑन कभी आप हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है तो हो ही सकता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता और हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता। और कंपेयर करें अगर मेडिसिन सर्जरी के साथ, तो मोस्टली लोगों को इमरजेंसी कॉल्स अटेंड करना होता है, रात को अपनी नींद ख़राब करनी होती है, फैमिली टाइम नहीं मिलता। हमारे लिए भी कभी कभी ऐसा होता है, पर मोस्टली ऐसा मेडिसिन सर्जरी या कोर क्लिनिकल्स जिन्हें बोलते हैं उनके साथ ऐसा होता है। मतलब आपने चूज़ किया, आपने सोचा कि मैं तो डायग्नोसिस करूँगा, मैं डायग्नोस करूँगा और बताऊँगा रिजल्ट के तौर पे कि आपको क्या बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी करके हमारा एक ये आ गया है, सब स्पेशलिटी है, काफ़ी दिनों से है। उसमें हम एक्चुअली ट्रीट कर रहे होते हैं। लाइक जो खून की नसें हैं उनमें जाकर दवाई डालना, उनमें जाकर किसी नस को ब्लॉक करना, कहीं से ब्लीड हो रहा है उस ब्लीडर को रोकना, कहीं पर ब्रेन के अंदर भी एन्यूरिज्म होता है, जो नसें होती है उसमें से ब्लड निकलने लगता है, उस जगह को जाके ब्लॉक करना, ये सब हमारे कार्यक्षेत्र में ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्नोज करते हैं हम, मतलब एक रेडियोलॉजिस्ट को लोग इसी नज़र से देखते हैं एक, हाँ, कि वो हमारी रिपोर्ट पढ़ के बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन आज आपने बताया कि आपका और भी काम होता है। और भी काम होते हैं, डेफिनेटली। तो अच्छा, लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा आजकल सवाल है, जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया जब भी ओपन करते हैं या फिर पुरानी वीडियोस भी आप उठाकर देख लीजिए, लोग बता रहे हैं जो आज हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, वो कोविड वैक्सीन की वजह से आ रहा है। तो ये वास्तव में ये सच है या सिर्फ एक डर फैलाया जा रहा है लोगों में? नहीं, ये अनजाने में डर फैलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, कोविड जब हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है तो वो इन्फ्लेमेशन कराता है। कोविड एक फॉरेन सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है कोविड के अगेंस्ट। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो कोविड के अगेंस्ट काम करती है। कोविड का वायरस जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम उससे अटैक करता है। तो जो ये इंटरेक्शन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो साफ भाषा में सूजन जिसे बोल सकते हैं। तो जगह जगह पे सूजन होता है, चाहे स्वेलिंग हो जाती है। तो वो हार्ट में भी ऐसा ही मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस करा सकता है। मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की जो मसल होती है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ये कोविड से होता है या फिर कोविड वैक्सीन? कोविड से। क्योंकि लोगों में ये डर है कि हमने ये वैक्सीन लिया है इस वजह से हो रहा है। मैं आ रहा हूँ उस पर। तो एक होता है मायोकार्डाइटिस, एक होता है पेरिकार्डाइटिस, जो हार्ट की आउटर लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ सकती है। मायोकार्डाइटिस मतलब उस मसल के अंदर। ये हर किसी में होता है, पर हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उस चीज़ को। कुछ की बॉडी होती है वो जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, इन सब चीज़ों को वो झेल नहीं पाते। तो जो एक टर्म आया है अब लॉन्ग कोविड, कि कोविड ठीक हो जाना, एक्यूट सिम्टम्स वेन आउट हो जाने के बाद भी 1 साल या उससे ज़्यादा के बाद भी सिम्टम्स आते हैं। उसी में एक ये है जो सडन कार्डियक डेथ्स, स्पेशली यंग लोगों में जिनको कोई भी प्रीवियस कार्डियक एलिमेंट नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनमें होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अनडायग्नोज्ड होते हैं, उनमें कोई ऐसी स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी होती है हार्ट में बाय बर्थ,
या फिर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, उसके कारण ये हो रहा है। और ये कहना कि कोविड वैक्सीन के कारण हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड वैक्सीन इनफैक्ट कई लोगों में प्रोटेक्शन दे रही है इन सब इवेंट्स के अगेंस्ट। तो कोविड वैक्सीन इन एनी केस इज प्रोटेक्टिव। अब ये है कि कोविड वैक्सीन हर 100% फुल प्रूफ तो नहीं है, तो उनमें कोविड ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो वायरस होता है दैट इज़ मोर इफेक्टिव ऐसे लोगों में जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो उनमें डेथ्स हो रही है। तो दैट इज़ द थिंग। पर कोविड वैक्सीन इनफैक्ट इट इज़ प्रोटेक्टिव। मतलब कोविड जो आया वो सबकी बॉडी में उसने अलग अलग इफेक्ट किया। हाँ जी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आप यही बता रहे कि कई लोग उस टाइम पे कोविड से जो जूझ रहे थे, जो उसके उसमें आए थे, तो उसी वजह से उनको आज हार्ट अटैक जैसी बेसिकली क्या है कि उनकी बॉडी ज़्यादा ससेप्टेबल है। जैसे हमारे आप एलर्जी समझते हैं शायद, तो एलर्जी क्या होता है, जैसे डस्ट एलर्जी है, शायद मुझे है, आपको नहीं है, या किसी और को है, किसी और को नहीं है। तो हर किसी में अलग अलग तरीके के, किसी में एलर्जिक रिएक्शन बहुत सिवियर होता है और किसी में कुछ भी नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है एलर्जी के लिए। इसी तरीके से जब कोविड भी अटैक करता है हमारी बॉडी को, हर किसी की बॉडी को उसको लड़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो कोई बहुत अच्छे से उसको काउंटर कर लेता है, कोई उतना अच्छे से नहीं कर पाता। जो लोग उतना अच्छे से काउंटर नहीं कर पाते, उनमें आगे चल के लॉन्ग कोविड और ये सडन कार्डियक डेथ्स। मानना है जैसे उन्हें कोरोना वायरस नहीं भी हुआ, बट सभी ने क्योंकि डोज ली है, कोविड वैक्सीन की डोज तो सभी ने ली है, उनका ये मानना है कि हमने तो नहीं ली थी, या फिर हमारे फैमिली में से किसी को कोरोना नहीं हुआ, उनको भी हार्ट अटैक आया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं हुआ। हमारे देश में और दुनिया में जिस हिसाब से कोविड फैला, तो 2 ही कैटेगरी के लोग थे। या तो टेस्टेड पॉजिटिव या तो टेस्ट नहीं कराया। तो ऐसा नहीं बोल सकते किसी को कोविड नहीं हुआ। नहीं, मुझे नहीं हुआ। नहीं, आपने टेस्ट नहीं कराया, मैंने टेस्ट भी करवाया। आप एसिम्प्टोमेटिक थे। ऐसा होता है कई बार, कोविड क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अच्छा, तो ऐसा सिम्टम्स ही नहीं दिखते। सिम्टम्स होते ही नहीं है। इनफैक्ट लाइक मेरे फादर को ही ऐसा हुआ। अच्छा। मेरे फादर, उनको कोई इंटरनेशनल फ्लाइट लेनी थी, उससे पहले उन्होंने जस्ट इसके लिए टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव आया, जबकि उनको एक भी सिम्टम नहीं थे। रीज़न मेरा भी यही था, मैंने टेस्ट करवाया क्योंकि मीडिया में तो ये सब हमारा करना ही होता है। हाँ जी। कहीं जाने के लिए भी। तो मेरा टेस्ट हुआ, 2 बार हुआ, तो पॉजिटिव नहीं आया उसमें। हाँ, तो एक ये होता है, वायरल लोड भी एक चीज़ होती है। जब मुझे कोविड हुआ, मुझे हुआ था कोविड, तो मुझे 4th टेस्ट पॉजिटिव आया। मुझे 4th टेस्ट पॉजिटिव आया। इसमें भी मैं रेडियोलॉजी का रोल बताऊंगा। बट आपको सिम्टम्स आए थे? मुझे सिम्टम्स थे, फुल ब्लोन सिम्टम्स थे। मैंने टेस्ट कराया, मेरे 3 टेस्ट नेगेटिव आए। अच्छा। उसके बाद जब कुछ और नहीं हुआ तो मैंने अपना CT स्कैन करवाया। CT स्कैन करवाने के बाद मैंने देखा मेरे लंग में एक पैच है जो कोविड से मिलता जुलता है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया, तब जाके मेरा पॉजिटिव टेस्ट आया और फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो एक वायरल लोड करके चीज़ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वायरल लोड होना चाहिए टेस्ट को पॉजिटिव आने के लिए। अगर उस लोड से कम है तो टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। अभी ये जो डॉक्टर नया वेरिएंट आया है, लोग डर गए, फिर से लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि सबसे कोविड से ज़्यादा तो लोग लॉकडाउन से डर रहे हैं, अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो। लेकिन कोविड से इसलिए भी लोग डर रहे हैं कि कई लोगों की जान चली गई थी उस टाइम पर, जब दोबारा से भी एक कोविड की लहर आई थी, उसमें भी कईयों ने अपनों को खो दिया था। लेकिन अब जब फिर से एंट्री हुई है कोविड की, नया जो ये वेरिएंट है, ये कितना अलग है पुराने वेरिएंट से? जो हमने वैक्सीन ले रखी है, जो 2 डोज ले रखे हैं, तो क्या इसके लिए ये काफ़ी है नए वेरिएंट से लड़ने के लिए? देखिए, जो नया वेरिएंट है, जहाँ तक लेटेस्ट मुझे नॉलेज है कि ओमिक्रॉन का फैमिली का वायरस है। ओमिक्रॉन भी कोरोना वायरस का ही एक तरीके, जो हमारे देश में 3rd वेव आया था वो ओमिक्रॉन की वजह से आया था। तो उसकी लीनिएज के ये जो नए वायरस है, JN1 वायरस, उसके सब वेरिएंट्स आगे, ये सब चीज़ें हैं। तो एक तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पे बहुत एडवर्स। अभी यूपी में मौत भी हो चुकी है। मौत होंगी, क्योंकि सिर्फ कोविड नहीं, कोई भी ऐसा वायरस होगा जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करेगा। लाइक उसके अंदर कोई ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऐसी है बॉडी में, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है,
तो उनको तो ज़्यादा अफेक्ट करेगा ही करेगा। हम क्यों बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को बचा के रखना है, मास्क पहन के रखना है, क्योंकि उनका हम इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। कैंसर पेशेंट्स को इम्यूनिटी डाउन होती है। कोई ट्रांसप्लांट कराता है, किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद भी हम उसकी इम्यूनिटी सप्रेस करके रखते हैं। तो ऐसे लोग आप देखेंगे हमेशा मास्क पहन के रखते हैं, इसीलिए क्योंकि वो छोटे मोटे जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया कह लीजिए, वायरस कह लीजिए, वो उन पे ज़्यादा असर करते हैं जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स में नहीं कर सकते। तो डेथ्स अगर होती है तो ऐसे ही इंडिविजुअल्स में होती है। इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, पर उसकी अभी जो है अभी उसको स्टडी कर रहे हैं हम। अभी बहुत नया है, कुछ भी कहने के लिए वेरिएंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बोला WHO ने अभी इसको। अच्छा। इट इज़ अंडर मॉनिटरिंग। तो जितना भी देखा है अभी तक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स में तो यही लग रहा है कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, पर इसकी सिवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इनिशियल स्ट्रेन्स की थी हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में ऑल ओवर। तो एक तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस हमको वही प्रिकॉशंस जो पहले हम अप्लाई कर रहे थे, मास्क पहनना है, हाथ सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उतना ही। लॉकडाउन मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है, और सरकार मुझे लगता नहीं कि करेंगे लॉकडाउन। और जहाँ तक कि आपको वैक्सीन की बात है, तो हाँ, जो ये कोविड का वायरस है, ये बहुत रैपिडली ना अपने फॉर्म्स को चेंज करता है। जो इसके प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं वो ड्यू टू रैपिड म्यूटेशंस, तो कुछ छोटा सा भी चेंज हो गया तो वो एक नया वेरिएंट बन जाता है। बट एक अगर प्रोटीन चेंज हो भी गया तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो वैसी ही है जैसे वायरस की है। तो अगर हमारा वैक्सीन सपोज करिए 95% इफेक्टिव था, तो इसमें 92 या 93% इफेक्टिव होगा, इससे कम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है या हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत है। बूस्टर डोज भी ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में ले रहे हैं लोग, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, वो अलग कैटेगरी है। बूस्टर डोज उनको चाहिए होती है, बट जो अपने वैक्सीन मतलब ले रखा है, जो जैसे कि फैक्ट्रीज हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो मास है, गैदरिंग होती है, मतलब लोग जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुटते हैं, तो उनको लेना क्या ज़रूरी है बूस्टर डोज? बूस्टर डोज वहाँ लेना चाहिए जहाँ पर ससेप्टेबल हो लोग। ससेप्टेबल किन्हें कहेंगे? कैंसर पेशेंट्स है, डायबिटीज़ है, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स है, प्रेग्नेंट फीमेल्स है, वो भी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आते हैं। फिर आपके जो पोस्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स होते हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनमें हम दवाइयाँ देते हैं ऐसी कि इम्यूनिटी सप्रेस हो, नहीं तो जो हमारा ग्राफ्ट है, मतलब जो हमने किडनी या कोई भी ऑर्गन दिया है, वो उसको रिजेक्ट कर देती है बॉडी। तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए। तो ये सब कुछ मतलब जो पेशेंट्स हैं ऑलरेडी किसी और चीज़ की कोमॉर्बिडिटी है उनके अंदर। इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जो कोविड के अंदर काम कर रहे हैं, लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, या आप मीडिया वाले हैं, या पुलिस के लोग हैं, तो ये और फिर एल्डरली इज़ अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। हमारे मतलब बुजुर्गों की इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने दूसरे लोगों की होती है, तो इन सब लोगों को बूस्टर्स की ज़रूरत है। बाकी क्राउडेड प्लेस है तो मास्क तो यूज़ करेंगे ही। अगर बूस्टर डोज वो नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि एल्डर आपने बताया है और बाकी लोग हैं, पेशेंट्स हैं। वही जो जनरल कोविड के लिए प्रिकॉशंस होते हैं हमारे, मास्क, हैंड हाइजीन, और क्राउडेड प्लेसेस से बचना, ज़रूरत ना होने पे घर से बाहर ना निकलना, यही सब प्रिकॉशंस। कोविड के बाद लॉन्ग कोविड जो कहा जा रहा है, कई लोगों को थकान महसूस होना, सांस फूलना, ब्रेन फॉग जैसी समस्या है, तो क्या ये लॉन्ग कोविड असली है या सिर्फ बात हो रही है इस बारे में? नहीं, ये डेफिनेटली है। इनफैक्ट जो आपने पहले जिक्र किया था कार्डियक इवेंट्स का, वो भी लॉन्ग कोविड का ही पार्ट है कि कोविड बहुत पहले हो चुका है, कभी 1 साल से ज़्यादा पहले कोविड हुआ था और इतना सीवियर भी नहीं था, बट अब ऐसे कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं। एंड जो ब्रेन फॉग है, या इनफैक्ट एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, ये दिस ऑल आर ए पार्ट ऑफ, हम इस चीज़ को अभी स्टडी करें कि कोविड बहुत नई चीज़ है हमारे लिए। मतलब ऑल्दो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4 साल ही हुए हैं, 4-5 साल ही हुए हैं कोविड हमारे लिए। दूसरी बीमारियां जो है हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोविड अब जो चीज़ें करती जा रही है हम उन चीज़ों को स्टडी करते जा रहे हैं। तो लॉन्ग कोविड जो है ये दैट इज़ अ रियलिटी, ये चीज़ें हो रही है एक्चुअली। चीज़ें हो रही हैं, मतलब कोविड हमारे बीच अभी भी है, बस हमने उसे लड़ना सीख लिया है। कोविड नहीं है बेसिकली, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कह सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स,
आफ्टर इफेक्ट्स कह जो सकते ये हैं। लॉन्ग कोविड है ये इसी से रिलेटेड आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर यस। इफेक्ट्स है उसकी बॉडी में। बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। आप कोविड के टाइम में भी आप देखेंगे सूंघने की शक्ति बहुत लोगों की चली गई थी और कुछ लोगों की नहीं भी गई थी, लाइक मेरी नहीं गई थी, अच्छा। मेरा टेस्ट भी नहीं गया था, बट मुझे और सिम्टम्स हो रहे थे, मेरा बीपी शूट अप कर गया था, हाइपरटेंशन और पैल्पिटेशन ये सब चीज़ें हो रही थी जो कि जनरली दूसरे लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जा रही थी। तो हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो लॉन्ग कोविड में भी जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो एक इंसान में सारे सिम्टम्स नहीं होते, कुछ एक ही होते हैं। अच्छा, आपने जैसे कि कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया कि जिन लोगों को कोविड हुआ यही बड़ी वजह है कि आज कार्डियक अरेस्ट इतने ज़्यादा रेट में बढ़ गया है। हम जो सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं तो क्या वजह क्या है, क्या ये हार्ट पर सीधा इफेक्ट करता है? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट को तो इफेक्ट करता ही है कोविड। बेसिकली ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है कोविड, ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है। तो जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये दो मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स है। वैसे तो हर ऑर्गन की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट ये दोनों जो है मोस्ट वाइटल की कैटेगरी में है। तो इसमें जो ब्लड वेसल की इंजरी करते हैं उसमें छोटे छोटे माइक्रो क्लॉट्स बन जाते हैं। वो क्लॉट्स जाके आके ब्लड वेसल में क्लॉग कर देते हैं, ब्लड फ्लो को नहीं जाने देते। तो हार्ट में अगर होता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ब्रेन में ऐसे होता है तो ब्रेन में स्ट्रोक देखने को मिलता है हमें। तो एंडोथेलियल डैमेज, एंडोथेलियम मतलब जो ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लाइनिंग है उसको डैमेज करता है कोविड, उसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट बनता है। कोई भी इंजरी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है क्लॉट बनना, तो वहाँ पर भी क्लॉट बनता है। तो इसे समझ कैसे सकते हैं? जैसे अचानक से जिम करते हुए या फिर डांस करते हुए या फिर यूं ही बैठे बैठे लोगों को ऑफिस में ही कार्डियक अरेस्ट देखा जा रहा है वीडियो। हाँ, फर्स्ट सिम्टम्स क्या है कि लोग टाइमली समझ जाए कि हमें इस चीज़ से आगे, इन चीज़ों को हमें आगे ना फेस करना पड़े, तो हम समझ जाए कि ये ऐसा होने वाला है जी। उसके लिए। एक तो कुछ एट रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, किसी में फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, या किसी को ऑलरेडी पता है मुझे हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा कभी चेस्ट पेन हो तो उसको निगलेक्ट ना करें, चाहे कितना भी ट्रिवियल हो, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिले और इसको इवैल्यूएट करवाएं कि ये कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है। कोई पैल्पिटेशन है, न्यू ऑनसेट पैल्पिटेशन है कि आपको अपनी धड़कन महसूस होने लग गई है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें। बहुत लोगों में ऐसा देखा कि वो नज़रअंदाज करते करते एकदम ऐसे स्टेज पर वो प्रेजेंट किया कि फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा, सडनली एकदम कोलैप्स कर गया। पर ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि एट रिस्क इंडिविजुअल्स है या कोई सिम्टम्स है उनको, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, आज के टाइम पे लोग बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स को भी, बाकी डॉक्टर्स को भी मैं सुनती हूँ, बताते हैं कि आज के टाइम पे 70% लोगों की 70% जो है वेसल्स है उनमें ब्लॉकेज है। एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट येस टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। एक तो हम जिस युग में जी रहे हैं, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, मोस्टली हम शहरों में रहने वालों की खासकर सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं हम, कि वी हैव मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी। बहुत कम हमारी फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, कम नींद लेते हैं और लेट खाना खाते हैं, बुरी आदतें हैं कई लोगों में, स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ये सब चीज़ें, प्लस हमारा इन्वायरमेंट तो है ही पोल्यूशन से भरा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है ये एडिटिव इफेक्ट करती है किसी भी वेसल को क्लॉग करने के लिए। अगर हमारा वेसल इतना बड़ा है तो धीरे धीरे उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जमने, हमारी खाने पीने की आदतें ख़राब है, हम फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। तो उन सब से जो कोलेस्ट्रॉल होता है सब इसकी लाइनिंग में जाते जाते वो धीरे धीरे इतना कम छोटा रह जाता है। फिर इस छोटे ब्लड वेसल से जो फ्लो आएगा वो सफिशिएंट नहीं होता ऑर्गन के लिए, और फिर ऑर्गन डिसफंक्शन, स्ट्रोक हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गई, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि हाँ आजकल के लोगों में है, क्योंकि सांस तो इसी हवा में ले रही है सब कोई। अच्छा, एज अ रेडियोलॉजिस्ट आप अगर किसी हार्ट स्कैन को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? फर्स्ट सबसे पहले तो उसकी एज देखते हैं, एज देखते हैं, हार्ट क्योंकि की।
हार्ट की नहीं, पेशेंट की एज। पेशेंट की, मतलब व्हेन वी लुक एट अ स्कैन वी लुक एट द पेशेंट एज अ होल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट देख लिया, पास में लंग पड़ा है उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते। हम पहले पेशेंट का प्रोफाइल देखते। क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या उसको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन है, क्या उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी लाइक ब्लड प्रेशर, लाइक थायराइड डिजीज़, लाइक डायबिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ें है या नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट डालती है आपके हार्ट के हेल्थ के ऊपर। उसके बाद जो है कोई फैमिली हिस्ट्री है या नहीं, अगर ये पता हो तो बहुत बढ़िया होता है, कई बार नहीं भी पता होता, कोई बात नहीं। तो फिर हम अपने टेक्निकल चीज़ों पे आते हैं। हम हार्ट के परत दर परत हार्ट को देखते हैं कि कहाँ पर कोई अबनॉर्मलिटी अगर हमें डिटेक्ट होती है तो वो किस तरीके की अबनॉर्मलिटी है, क्या वो अफेक्ट करने वाली है इंसान के वेलबींग को, या वो किस तरह जस्ट की कुछ abnormality? जैसे कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज़ होती है, कुछ ब्लड वेसल्स होती है वो अबनॉर्मल रूट लेती है। तो ऐसा नहीं है कि कोविड से पहले सडन कार्डियक डेथ्स नहीं होते थे, यंग लोगों में नहीं होते थे। अब थोड़े उसमें कोविड का फैक्टर भी ऐड अप हो गया है। लाइक एक एग्जांपल है मैलिग्नेंट वेरिएंट ऑफ आरसीए, मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, पतली पतली आर्टरीज होती है, उसमें से जो राइट वाली कोरोनरी आर्टरी होती है उसका एक मैलिग्नेंट कोर्स हम बोलते हैं। मैलिग्नेंट कोर्स इसलिए बोलते हैं कि जो मेजर ब्लड वेसल्स होती है अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में से वो गुजरती है मैलिग्नेंट कोर्स में, हालांकि उसे ये नहीं आपकी गुजरना भाषा चाहिए। शायद व्यूअर्स ना समझ हाँ, पाए, तो उन्हें थोड़ा सा आसान भाषा में। तो जो दो बड़े ब्लड वेसल्स के बीच में से पतली आर्टरी गुजर रही है जो कि नहीं गुजरनी चाहिए, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है उन दो आर्टरीज में, तो क्या करती है वो बीच का दबा देती है। अच्छा, 3 होती हैं वेसल्स अगर 3 नॉर्मल मेन भाषा में। वेसल्स होती है, वेसल्स उसमें से एक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो दूसरी मोटी वेसल्स के बीच में से गुजर रही है, ओके। ठीक है। जब उनमें फ्लो बढ़ गया, लाइक ब्लड प्रेशर हाई है किसी का, या किसी ने बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली है ना, तो वो क्या करते हैं बीच का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो बीच में से पतली आर्टरी निकल रही है हमारी, उसका भी ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाता है। तो उन केसेस में सडन कार्डियक डेथ्स और ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स आपने जो बताए कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उस समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिल्कुल। और स्कैन कराना चाहिए टाइमली। स्कैन इनिशियली जब आप जाएंगे सबसे पहले तो आपका ईसीजी होगा। ईसीजी होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कार्ड टेस्ट बोलते हैं, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसे हम उसमें ब्लड डाल के ट्रोपोनेंस टेस्ट करते हैं। वो एंजाइम्स होते हैं जो कार्डियक इंजरी जब होती है तो ब्लड में रिलीज होता है। ये 2 चीज़ें करते हैं। तो ईसीजी कैसे होता है? ईसीजी लीड्स होती है बेसिकली। हाँ, वो आपके बॉडी में चेस्ट पे, लिम्स पे लगा के वो ग्राफ पे रीड करते हैं। तो उसमें कोई अबनॉर्मलिटी होती है वो कार्डियोलॉजिस्ट का डोमेन है, वो अच्छे से उसको देख के फिर वो बता सकते हैं अच्छा ठीक है ये कार्डियक पेन है, ये वाला कार्डियक पेन नहीं है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राम होता है, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। बेसिकली दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राम। इको जिसे नॉर्मल भाषा में छोटा करके इको बोलते हैं, तो वो भी कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। इन सब के बाद भी अगर चेस्ट पेन कार्डियक कॉज नहीं है तो फिर हम दूसरे रीजंस पता करने की कोशिश करते हैं कि वो लंग से तो नहीं आ रहा, वो चेस्ट वॉल का पेन तो नहीं है, कोई मस्कुलर पेन तो नहीं है, कोई एसिडिटी, हार्ट बर्न, ये सब चीज़ें तो नहीं है। अच्छा, जैसे अभी हम कार्डियक अरेस्ट पे ही बात कर रहे हैं कंटिन्यू, आपने बताया कि कोविड एक बड़ी वजह है कि आज इतने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, अगर नॉर्मल भाषा में बात करें। तो जो लाइफस्टाइल है हमारी, क्या उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? जैसे कि स्मोकिंग है, कई लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, कई लोग नहीं भी करते हैं, तो क्या उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मोकर्स को अफेक्ट होता है, जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स के आसपास बैठते हैं, उनको भी अफेक्ट होता है। मे बी उतना सिवियर नहीं होता, बट ऑब्वियसली अगर एनवायरनमेंट में स्मोक है, उसमें निकोटीन है, तो अगर आप उसमें सांस ले रहे हैं तो कहाँ जाएगा, वो अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मोकर्स को शायद ज़्यादा होता है थोड़ा, बाकियों को थोड़ा कम, बट होता सभी को है। एक वीडियो आया था, एक फीमेल थी, वो डांस कर रही थी स्टेज पे, डांस करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मतलब इसे क्या समझा जाए?
इससे कई अब वो तो पोस्टमार्टम स्टडीज़ में पता लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या उनका कोई मैलिग्नेंट कोर्स था आरसीए का, जैसे मैंने आपको बताया है ना, हाँ या जैसे फिजिकल एक्टिविटी हो रही थी उस टाइम पे, हाँ है ना, हार्ट के ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। बढ़ जाती होगी। तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर हमको कहीं से कम सप्लाई आ रही है हम्म, तो हार्ट नहीं झेल पाता उस चीज़ को हम्म, एंड पेशेंट को लैप्स कर जाता है। हम्म, क्या उसे कोविड हुआ था? क्या कोविड में उसके हार्ट की कौन सी लेयर को अफेक्ट किया था, किस इंटेंसिटी से अफेक्ट किया था? हम्म, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दिया और वो अनडायग्नोज चलती रही हम्म, और एकदम से उसने फिजिकल एक्टिविटी किया, उसके हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी और वो मैनिफेस्ट कर गई। ऐसा तो नहीं कि उसको चेस्ट पेन हो रहा था, उसने इग्नोर किया। तो कई सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक वीडियो देख के हम ये नहीं बता सकते किस कारण से ऐसे अच्छा, हुआ। कई लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में कोरोना नहीं हुआ, थर्ड वेव में कोरोना नहीं हुआ उन्हें, तो अब भी नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट री-इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं लोगों को, जिनको हो चुका है ऑलरेडी, वो भी कई बार ये सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे एक बार हो गया, मेरी इम्यूनिटी बन गई, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रैपिडली म्यूटेटिंग वायरस है। वायरस अपना फॉर्म चेंज कर लेता है ना? अगर 100 प्रोटीन्स है, सपोज़ मैं ऐसे जिन्होंने समझाऊँ, वैक्सीन लिए उन्हें भी? हाँ, उन्हें भी हो सकता है, बट ये है कि सिवियरिटी कम होगी, अच्छा, है ना? चांसेस कम होंगे। सिवियरिटी कम होगी, ओके। तो ये है। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं हुआ, मतलब यू वर लकी 3 टाइम्स, मतलब यू मे और मे नॉट बी लकी द 4th टाइम, ऐसे ही। क्योंकि ये जो कोरोना है, ये जब नए वेरिएंट्स के फॉर्म में आ रहा है तो और भी ज़्यादा। इन्फेक्टिविटी ज़्यादा हो रही है इनकी, मतलब इन्फेक्टिविटी से मतलब ये ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रही है, पर सिवियरिटी कम है इन अच्छा। वेरिएंट्स में। कि अच्छा, जो सिवियर डिजीज़ हमको फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट या सेकंड में वेव देखने में को मिली, मिली। वैसी अब आपको नहीं मिलेंगी। क्योंकि क्योंकि कवर भी किया था, वो वीडियोस भी देखी थी जब अ, गंगा किनारे या फिर कई नदियों के किनारे जो लोगों की जिस तरीके से डेथ हुई थी, लाश की लाश वहाँ पर रखी हुई हमने देखी थी। वो आपने भी वो टाइम देखा होगा। लोग वही सोचकर, वो जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में बस चुकी है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। नहीं, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, एक इंसान की ज़िंदगी में शायद ये हमारी ज़िंदगी में मिला, शायद हमारी अगली जनरेशन उसके अगली जनरेशन को देखने को भी ना मिले, या हमारी 2 जनरेशन पहले उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम्म, तो ये तो हमारे साथ हुआ, इसलिए हमें पता लगा। इससे निकल पाना सबके लिए इतना आसान नहीं है, बट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है इसके लिए। मेंटल हेल्थ आपने बोला, आजकल लोगों की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ रही है। रात रात भर जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, फिर मोबाइल में पूरा टाइम या फिर लैपटॉप में मीटिंग्स हो रही हैं, वर्क प्रेशर भी है। ये कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी को? बिल्कुल अफेक्ट करता है। अगर आप रात को लेट तक खाना खाएंगे और खा के ही सो जाएंगे तो बॉडी को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा उसे डाइजेस्ट करने का। जो एसिड रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है, इन सब के केसेस बढ़ जाएंगे। आपकी लाइफस्टाइल में अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म है या स्मोकिंग है तो वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आपके हार्ट हेल्थ से लेके हर चीज़ को वो अफेक्ट करता है। कैंसर कॉजिंग तो है ही, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, ये कैंसर कॉजिंग है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये दोनों सबसे लेट नाइट तक लेट नाइट तक, मतलब ऐसा नहीं है, इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें कैटेकोलामीन्स बोला जाता है। कैटेकोलामीन्स, कैटेकोलामीन्स निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। तो वो हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट को बोलते ज़्यादा पंप करो, अच्छा, ज़्यादा पंप करता है हार्ट, पैल्पिटेशंस होने लगता है आपको। जब भी कोई टेंशन में होता है या फिर स्ट्रेस में होता है तो कैटेकोलामीन्स, जो आपने बताया स्ट्रेस हार्मोन, वो रिलीज होता है ज़्यादा ज़्यादा और वो पंप करने बोलता है, ऐसा है। मतलब हर चीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है बॉडी में, है ना। बॉडी में इमरजेंसी, आपको डर लगता है कभी कहीं पे जाके, जो जो आपके साथ स्वेटिंग होती है, कपकपी होने लगती है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं, हाँ, दिल की धड़कन महसूस होने लगती है, हार्ट तेज तेज चलने लगता है, हाँ, तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। हाँ, तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स हम इंड्यूस कर रहे हैं रात को लेट जग के, हाँ। नींद पूरी ना लेके, है ना। और स्मोकिंग और ये सब बुरी आदतें नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो दिन में सो जा रहे हैं, रात में ऐसा नहीं है, क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी दोनों इम्पॉर्टेंट है नींद की। ऐसा नहीं कि हम 2-2 घंटे 2-2 घंटे करके, हम 4 बार 2 घंटे सो गए, हो गए हमारे 8 घंटे, ऐसा नहीं है। 6 से 8 घंटे की नींद हर किसी को लेनी ज़रूरी है एट अ स्ट्रेच, एंड उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पिन ड्रॉप पे आपकी नींद खुल जाए, तो वो अच्छी स्लीप नहीं मानी जाती। तो
और आपको कंड्यूसिव बनाना है आपके इन्वायरमेंट को ऐसे कि आपको नींद आ जाए। आपको शोर शराबा नहीं करना, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है। लाइट्स, अगर आपको कम उसमें नींद आती है, डिम लाइट्स ऑन कर सकते हैं या लाइट्स ऑफ करनी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको कंड्यूसिव बनाना है, रूम को जितना कूल रख सके। गर्मियों में भी नींद आप देखेंगे थोड़ा सा दिक्कत होती है नींद आने में, तो रूम जितना कूल हो उतना ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो आपको कंड्यूसिव बनाना है आपके इन्वायरमेंट को भी ऐसे कि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो। अच्छा, वर्क के टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे या फिर घर में ही बहुत ज़्यादा लोग कॉफ़ी और चाय पीते हैं। इसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ये कितना सही है? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, है ना। और हम उसमें क्या करते हैं, इंडियंस खासकर, हम चीनी मिलाते हैं चम्मच भर भर के। तो वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। शुगर, आपको जनरली पता है, किसी को ये भी ना पता हो कि क्या करता है, पर ये माना जाता है हाँ ज़्यादा शुगर नहीं लेना होता बॉडी में, है ना। तो चाय कॉफ़ी के साथ अगर बार बार शुगर जा रहा है, एक तो शुगर अपने में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये नॉट गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं इनको। ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ही बुरे हैं, कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, फ्लेवोनॉइड्स भी है इसके अंदर। चाय ज़्यादा अच्छी है कॉफ़ी? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चाय आप अगर मॉडरेशन में ले, चाय और कॉफ़ी दोनों, तो दे कैन एक्ट गुड। इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे हर्बल मेडिसिन्स वगैरह वो चाय की फॉर्म में आती है ना। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ सेफ लिमिट होता है हर किसी का। ऐसा है अप टू 5 कप्स ऑफ टी एंड अप टू 2 to 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी अ डे। और उसमें ऑब्वियसली ये सब चीनी वगैरह नहीं, विदाउट शुगर। तो शुगर फ्री अगर कुछ लोग लेना चाहें तो? शुगर फ्री ले सकते हैं, दैट टू इन मॉडरेशन, क्योंकि ये केमिकल्स होती है। हाँ, तो इसके अपने दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सैकरीन बेस्ड जो हमारे स्वीटनर्स होते हैं, तो उसके अलग अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जितना कम हो सके उतना इन सब आर्टिफिशियल चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब 4 से 5 चाय पी जा सकती है दिन चाय में? पी जा सकती है, पर उसमें चीनी कम से कम हो। चीनी कम से कम हो। चीनी अगर कम से चीनी कम के ऑप्शन में कुछ रखना हो तो वहाँ पर क्या रख सकते हैं? एवरी स्वीट इज़ बैड, एवरी स्वीट इज़ बैड, बी इट शुगर, कुछ बी लोग इट मानते हैं हम जैगरी। मिश्री मिला लेंगे तो वो तो वो ठीक तो चीनी रहेगी। ही है, वो बड़ी चीनी है, मोटी वाली चीनी है मिश्री, है ना। तो बी इट शुगर, बी इट जैगरी, बी इट हनी, एनी शुगर इज़ बैड। मॉडरेशन में होना चाहिए सब मॉडरेशन कुछ। में होना चाहिए। ओके। और अच्छा, जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले हार्ट अटैक की बात कर रहे थे। हार्ट अटैक के बाद एक और जो सबसे बड़ी समस्या है, ब्रेन स्ट्रोक। आजकल लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आ जा रहा है। तो इसकी क्या कंडीशन होती है? क्यों, क्या ये हार्ट से ही कनेक्ट होता है या फिर इसके कोई दूसरे सिम्टम्स होते हैं या फिर दूसरा कोई बड़ा कारण होता है जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है? हार्ट से कनेक्टेड होते भी है और नहीं भी। बेसिकली ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है स्ट्रोक। अच्छा। जो ब्रेन को ब्लड वेसल्स होती है जो सप्लाई करती है ब्लड, उनमें कहीं पे या तो ब्लॉक आ जाए या वो कहीं से रप्चर हो जाए, ठीक है, तो स्ट्रोक कहलाता है। 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड इस्कीमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक मतलब जो बोलते हैं आम भाषा में दिमाग की नस फट गई, वो, या फिर नस में रुकावट आ गई, ब्लॉक आ गया। तो वो दिमाग की नस फट गई तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब तो जो ब्रेन का मैटर होता है, ब्रेन का जो ब्रेन मैटर होता है उसके अंदर ब्लीड हो जाता है। ओके। ठीक है, तो कई बार वो ब्लीड बढ़ते बढ़ते आसपास स्वेलिंग कराता है। ठीक है, ब्रेन जहाँ पर ब्लीड करता है उस ब्रेन का वो वाला हिस्सा काम नहीं कर पाता। कई बार वो वाइटल सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन वगैरह में काम करते हैं। और ये डेथ कॉज बनता है? डेथ का कॉज बिल्कुल बनता है। डेथ का कॉज नहीं भी बनता तो मॉर्बिडिटी तो डेफिनेटली होती है, जिसे लकवा के बोलते हैं, है ना, पैरालिसिस बोलते हैं, तो वो तो डेफिनेटली कराता है। तो ऐसा या तो डेथ हो जाएगी, बहुत मिजरेबल डेथ होती है, और अगर डेथ नहीं होती तो ये लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस, इसको लेके पूरे फैमिली को अफेक्ट करती है। ये सब जो बीमारियां होती है, मतलब कैसे पता चलता है ब्रेन स्ट्रोक के बारे में? ब्रेन स्ट्रोक के भी मोर और लेस जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं। डायबिटीज़ हो गया, है ना, और कोई हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ता हो किसी का, कोई, या फिर स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो यही कॉमन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं। या कोई प्री एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि ब्रेन की पहले स्ट्रोक हुआ हो किसी को, उसको दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा।
हाँ, ये सब चीज़ें, दवाइयाँ रेगुलरली नहीं लेते। कई लोग होते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई, मैंने बहुत देखा है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, वो दवाइयाँ खाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको लगता है अब हम ठीक हो गए, अब हम दवाई छोड़ सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के वो छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। जबकि होता ये है कि उनका ब्लड प्रेशर इसीलिए ठीक हुआ क्योंकि वो दवाई ले रहे थे। दवाई जैसे ही छोड़ते हैं फिर उनको वो अनडायग्नोज्ड रहता है, ना वो कभी अपना प्रेशर चेक करवाते हैं, ना वो कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर अचानक एक दिन वो बोलते दिमाग की नस फट गई जी। तो अगर दवाइयाँ चल रही है तो आपको लेनी है, तब तक लेनी है जब तक आपके डॉक्टर नहीं बोले कि ये दवाइयाँ बंद करो या ये दवाइयाँ चेंज कुल करो। मिला के हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारी वेसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक रखना है। हाँ, उसका हेल्थ अच्छा रखना है। अच्छा, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है और या फिर उन्हें साइनस होता है, कई लोगों को, क्या उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, नहीं। बेसिकली एक टर्म होता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज। तो जो ब्रेन के बाहर ब्लड वेसल्स होती है ना, वो रप्चर हो जाती है। उसमें थंडर क्लैप हेडेक होता है। लाइक द पेशेंट विल से दिस वाज द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। एक वो हेडेक होता है जो इस सब से रिलेटेड होता है, ब्लड वेसल से रिलेटेड। बाकी माइग्रेन पर से वो प्रीडिस्पोज नहीं करता स्ट्रोक के लिए। अच्छा, लंग्स, उन्हें भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है। तो आजकल लोगों के लंग्स पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण सिर्फ स्मोकिंग है या फिर और भी कुछ? स्मोकिंग है, स्मोकिंग के अलावा पोल्यूशन है, पोल्यूशन है, फिर इंडोर एयर पोल्यूशन करके एक चीज़ होती है, उसमें रेडॉन गैस निकलता है, जो भी जैसे बेसमेंट्स है या पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसे? वेंटिलेशन प्रॉपर रख के, उन रूम्स में तो क्योंकि वेंटिलेशन आज के टाइम पे लोगों को जाना ही होता है, अपने काम के लिए बाहर जा रहे हैं, एयर काम के लिए पोल्यूशन बाहर होता जा ही रहे, है। जितना हो सके बाहर कम निकले, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करे, स्मोकिंग से बचे, कोई स्मोक कर रहा है तो उसके आसपास रहने से बचे। अच्छा। तो यही सब जनरल प्रिकॉशंस होती हैं। लंग्स कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। हम्म। तो सबसे फर्स्ट उसमें क्या देखते हैं आप? क्योंकि एक छोटे से नोड्यूल से भी आपको पकड़ना होता है कि इसमें लंग कैंसर है या फिर नहीं है, सिम्टम्स। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो टेक्निकल चीज़ें होती है, फिर से मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये कैंसरस है और ये कैंसरस नहीं है, या ये इन्फेक्टिव है। उसमें अगेन पेशेंट की क्लिनिकल प्रोफाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट किया, क्या उसे फीवर हो रहा है, क्या फीवर नहीं हो रहा, क्या उसने स्मोकिंग किया है लाइफ लॉन्ग या नहीं किया, स्मोकिंग से रिलेटेड दूसरे चेंजेस है और एक नोड्यूल है, तो हम थोड़ा सस्पिशियसली इस चीज़ को देखते कई हैं। लोगों को बायबॉर्न ब्रोंकाइटिस भी होता है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग ससेप्टेबल होते हैं, कई सारी बीमारियां होती है जो बाय बर्थ तो नहीं कहेंगे, बट लोग अक्वायर करते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा ससेप्टेबल है। मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ पोल्यूशन से, मुझे एज़मा होता है ना। कोई ऐसा भी है जिसको पोल्यूशन में घूम घाम के इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में भी होता हो, पर शॉर्ट टर्म में जैसे कोई एज़मेटिक है तो वैसा नहीं होता। कई लोगों को सांस जब उनकी फूलती है तो इसे समझ लेते हैं कि बस थकान है। तो सिर्फ थकान है या फिर इसे लंग कैंसर का एक बड़ा सिम्टम समझा जाए? नहीं, लंग कैंसर का कोई एक पर से कोई सिम्टम नहीं है। अच्छा। है ना, आपको कफिंग हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड कफ हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, खांसी में ब्लड आ जाए, ये भी हो सकता है। बोन पेन होने लगे, मतलब बहुत एडवांस स्टेजेस में क्या करता है लंग कैंसर, बोन्स में चला जाता है, बोन पेन्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, है ना। कई बारी ब्रेन में पहुंच जाता है तो ब्रेन के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। तो ऐसा कोई एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि अगर ये हो गया तो लंग कैंसर ही है। तो क्योंकि लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कोविड टाइम पे भी पड़ा था। हाँ जी। क्या वो भी एक बड़ा कारण है कि कोविड टाइम पे जिन लोगों को लंग्स पे इफेक्ट हुआ वो आगे कैंसर भी हो सकता है उन लोगों को? कैंसर से ज़्यादा हम एक चीज़ बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जो लंग का मैटर होता है उसमें फाइब्रोसिस, मतलब सिकुड़ जाता है, वो बेसिकली सिकुड़ जाता है। जिन लोगों को कोविड हुआ है हाँ, उनके ही साथ है या फिर सबके साथ? नहीं, कोविड जिनको हुआ है वो बेसिकली फाइब्रोसिस इंड्यूस करता है। जो ये सिकुड़न होती है वो कोविड का एक
नेचुरल कोर्स कह लीजिए, उस नेचुरल कोर्स में ये सिकुड़न आती है। अब वो कितना अफेक्ट हुआ है लंग उस पर डिपेंड करता है। किसी को एक पैच है, थोड़ा सा एरिया सिकुड़ गया, कोई बात नहीं, पर किसी को दोनों लंग्स में बहुत ज़्यादा कोविड अफेक्ट किया है, तो उसमें ये सब चीज़ें होने के फिर क्या होता है, बेसिकली हमारा जो गैशियस एक्सचेंज होता है, हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन से लंग क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेके ब्लड में छोड़ देता है। वो ब्लड लेके जो वो वाला ब्लड है हार्ट में जाता है, और हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन इस तरीके से सप्लाई होती है। तो जो ये गैशियस एक्सचेंज होता है ये इम्पेयर हो जाता है अच्छा, इन लोगों में। ओके। तो कई बार आप देखें बाईपैप वगैरह ये सब जो मशीन्स होती है यूज़ करना पड़ता है कई लोगों को, इसीलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि उनका गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होता, तो हम आर्टिफिशियली मशीन लगा के उनका वो फैसिलिटेट करते हैं चीज़ों को। जैसे कि आपने फर्स्ट वेव की चाहे हम बात कर ले, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, आपने कई पेशेंट्स देखे होंगे जिनको आपने डायग्नोस किया होगा। कितने पेशेंट्स आपने देखे जिनमें सिवियर प्रॉब्लम रही, या फिर कई पेशेंट्स ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं रही, कोविड हुआ लेकिन वो उससे निकल सकते थे? देखिए, बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास केवल वही पेशेंट्स आते थे जो बहुत सिवियर डिजीज़ जिन्हें होता था। किसी को माइल्ड इन्फेक्शन है या कुछ ऐसे ज़ुकाम सा है, कुछ ऐसे, तो वो लोग उनमें इंडिकेटेड नहीं है फ्लू इमेजिंग। से समझ लिया जाता था। फ्लू नहीं समझते थे उस कोविड टाइम पे, तो फ्लू को भी हम कोविड ही समझते थे, जब तक कि प्रूव ना हो जाए कि ये फ्लू ही है, किसी और तरीके का कोविड नहीं है। हाँ। तो इस तरीके से, तो उस टाइम पर हम लोग बोलते थे एनी फ्लू इज कोविड अनलेस तो प्रूव्ड अदरवाइज। सीवियर जो प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स होते थे, क्या उनमें सिम्टम्स होते थे, ऐसे खतरनाक सिम्टम्स? यही होता था कि उनका बेसिकली गैशियस एक्सचेंज इम्पेयर्ड होता था, ठीक है। ओके। उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते थे, सांस। उनका ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो होता था वो उतना नहीं हो पाता था, है ना। जो गैशियस एक्सचेंज है, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो यही सब चीज़ें होती थी। तो बॉडी में डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अफेक्ट होने अच्छा, लगते थे। ये भी देखा गया जैसे कि आप सिम्टम्स है, सबसे बड़ा तो सिम्टम है कि मतलब सूंघ नहीं पा रहे हैं, स्वाद कोई मिल नहीं रहा है, टेस्ट बड्स हमारे चले जा, ये क्यों होता है? ये बेसिकली जो आपके टेस्ट करते हैं हम या सूंघते हैं, ये नर्व्स के थ्रू होती है अच्छा। ना। तो इन नर्व्स को अगर अफेक्ट करेगा कोविड, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं होंगी। लाइक मतलब मुझे नहीं कोविड हुआ था। सीधा नर्व्स को ही इफेक्ट करता है। हाँ, मतलब कोविड, मतलब हम बता रहे हैं ना कि बहुत नया वायरस है। हाँ। कहाँ कहाँ अब हम जान पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हार्ट को भी अफेक्ट किया, ओके, ब्रेन को भी HIV किया। को हम इतने सालों में अभी हाँ, तक होते होते जान पाए हैं। तो वो होते होते ही हम जान पा रहे हैं। फिर कोई नया वेरिएंट आ गया, अच्छा इस वेरिएंट ने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, या ये वेरिएंट सेफ क्यों है या अनसेफ क्यों है। तो ऐसे तो स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। अब आप देखेंगे, अब अगर किसी को कोविड हो रहा है तो वो वाला चीज़ नहीं हो रही इतनी ज़्यादा कि एनोस्मिया जिसे बोलते हैं, सूंघने में कुछ पता नहीं लग रहा, स्वाद नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट वेव में ज़्यादा थी, फर्स्ट वेव में थी, फिर सेकेंड और थर्ड वेव में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं इतनी थी। ज़्यादा नहीं थी। मतलब पता कर पाना मुश्किल है क्या चीज़? कोविड अब नए वेरिएंट में। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें तो मैम सिमिलर है। लाइक फीवर हो रहा है ना, सोर थ्रोट हो रहा है, मलेज, मतलब थकान हो रही है बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लेन्ड। तो ये सब चीज़ें तो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, बट कुछ कुछ चीज़ें स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेन, कि इस स्ट्रेन में ही ऐसा मिलेगा, उस स्ट्रेन में ही ऐसा मिलेगा, इस तरीके से। अच्छा। अच्छा, हम जैसे कि आज के लोगों की बात कर लेते हैं, 30s में भी लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, जॉइंट पेन हो रहा है, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो हमारा लाइफस्टाइल है। जैसा कि मैंने बताया, हम खासकर शहरों में रहने वाले लोग, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारी। तो हमारे अंदर जो जाता है इनटेक इन फॉर्म ऑफ फूड, उसको किसी तरीके से बाहर भी निकलना चाहिए, तभी बैलेंस मेंटेन रहता है। अब हो क्या रहा है, हम इनटेक तो कर रहे हैं पर उसको एक्सपेंडिचर हमारा उतना नहीं हो पा रहा। तो हमारे में तरह तरह की बीमारियां, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड इश्यूज़, ये जो अपने जॉइंट इश्यूज़ बताए, ये सब चीज़ें वो ऑल आर इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड। ओके। तो एक तो ये हो गया, प्लस कुछ लोग मैंने जैसे बताया प्रीडिस्पोज्ड होते हैं ऑलरेडी, तो उनका पहले ही डायग्नोज हो जाए कि पहले ही कुछ सिम्टम्स हो, जो भी रिलेटेड सिम्टम्स है, लाइक कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, कहीं पे चोट लगी, बहुत दिन हो गए, हील नहीं हो रहा, तो वो भी एक डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। थकान हो जा रही है ऐसे डायबिटीज़ में, बार बार प्यास लग रही है, बार बार यूरिन
को जा रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें होती है, अगर ये सब चीज़ें हो रही है किसी को, तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है लोगों में, जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं, तो कहा जाता है कि इसका जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ये कितना सच है? कुछ हद तक सच है, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि जो फ़ोन्स वो क्या करते हैं बेसिकली, रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। उससे बचने के भी कई तरीके हैं, लाइक अपने बॉडी के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रखे। कॉल अगर कर रहे हैं तो स्पीकर या ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें, या मतलब फिर कान में लगाने से बचे, कान अपने में। बॉडी से जितना दूर रखे उतना बढ़िया। और अगर जितना हो सके टेक्स्ट से मैनेज करें। टेक्स्ट से रेडिएशन थोड़ा कम निकलता है एज़ कम्पेयर टू वॉइस कॉल। अच्छा, हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं, इससे मैनेज कर सकते हैं आराम से। मतलब ये है कि अगर आप फ़ोन को इतनी दूर से देख रहे हैं तो वो रेडिएशन इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा इतना इफेक्ट नहीं करता जितना ज़्यादा कान पे लगाने से। और कान का लैपटॉप? बिल्कुल पास में। लैपटॉप का भी सेम ऐसा ही है। मतलब लैपटॉप पे इसलिए नहीं क्योंकि वो हम अपने बॉडी पे इतना ज़्यादा टच नहीं करा रहे। हम्म, अनलेस एंड अनटिल आप उसको एक्चुअली लैप में लेके बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो काफ़ी कम है। सब लोग टेबल पर या कहीं और फर्म मतलब सरफेस लैप में लेकर नहीं बैठना चाहिए कि हम लैप में रख लिया हमने, हम काम कर रहे हैं, वो उससे थोड़ा सा, बचना। हाँ, मतलब वो लोग आई डोंट थिंक इतना करते भी है, क्योंकि कोई एक फर्म सरफेस हो जिस पे लैपटॉप रख सके, स्टेबल हो वो हमारा डिवाइस, तभी हम अच्छा काम कर सकते कि हैं। कभी कभी मैं ही होता है कि लैपटॉप को लैप पे रख के काम कर रही होती कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम, बट हाँ, आदत नहीं बनानी चाहिए। हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू भी है। कोटा में जितनी भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, अच्छा, उनके लिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत प्रेशर भी बनाते हैं, या फिर उनका खुद का भी मेंटली प्रेशर होता है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर ले रहे हैं और प्रेशर में, चाहे खुद का प्रेशर हो या फिर माता पिता की तरफ से। मैम, जो हमारा प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मैं अच्छा नहीं होता या मैं कुछ अचीव नहीं करता लाइफ में। हम्म, और लोग ऐसा बोलेंगे ये मैं बन गया हूँ डॉक्टर इसलिए अब बोल पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, पेरेंट्स को हमेशा एनकरेज करना चाहिए बच्चों को मेहनत करने के लिए। रिजल्ट कुछ भी हो, अगर वही, और इससे एक्चुअली में रिजल्ट अच्छा आता है अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोले कि तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, रिजल्ट कुछ भी हो हमको एक्सेप्टेबल है, बहुत बढ़िया है तुम्हारा, बस तुम मेहनत करो और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ इतना ही बोल दे तो बच्चों का बहुत बड़ा टेंशन दूर हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है, एक तो फैमिली से दूर रहते हैं, कोटा जैसे शहरों में फैमिली से दूर रहते हैं, और ऊपर से अगर अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हो कि कई बार ऐसा भी होता है ना, पेरेंट्स, मतलब ऐसे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, जो शायद अपनी लाइफ में नहीं बन पाए वो अपने बच्चों के थ्रू होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। क्या पता बच्चे का मन ही ना हो डॉक्टर बनने का, क्या पता बच्चा बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा या बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा या बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तो एक तो बचपन से ही उसकी जो प्रतिभा किस चीज़ में है, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए और उसी चीज़ में उसको प्रोपेल करना चाहिए। तो और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर्स, हर कोई डॉक्टर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है जो बन भी जाते हैं। तो अब किसी का इंटरेस्ट है तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है धक्के लग के डॉक्टर बन गया, किसी के प्रेशर में आके डॉक्टर बन गया, तो दोज पीपल आर नॉट हैप्पी, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। डॉक्टर बन भी गए तो क्या, या कोई भी प्रोफेशन में बन भी गए तो क्या, अगर खुशी नहीं है तो। बिल्कुल। और आपकी ये जो सलाह है मुझे लगता है कि लोगों तक पहुँचे, पेरेंट्स तक पहुँचे, स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे, इस बात को समझ पाए। अच्छा, अब कुछ छोटी बातों का भी हम जिक्र कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ डिटॉक्स ड्रिंक, स्मूदी बनाकर लोग बताते हैं, या फिर कांजी भी बोला जाता है, कई डिटॉक्स ड्रिंक जो होती हैं, बोलते हैं कि इससे सेहत आपकी ठीक हो जाएगी, सेहत ठीक रहेगी। ये कितना सच है? देखिए, कोई भी हेल्दी चीज़ लेने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर कोई ये बोल दे कि हाँ ये मेडिसिन को रिप्लेस कर सकती है तो वो गलत बात है। तो हेल्थ के लिए तो कोई भी अच्छी चीज़ हो, नेचुरल चीज़ मतलब है। फर्मेंटेड ड्रिंक पी सकते हैं लोग? फर्मेंटेड ड्रिंक पी सकते हैं। और जो ये स्मूदी और डिटॉक्स ड्रिंक पता नहीं क्या क्या बताते हैं। मतलब उसमें आप देखिए क्या क्या जा रहा है उसके अंदर,
बहुत ज़्यादा शुगर तो नहीं जा रहा, हनी कैसे कई लोग हनी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसे शुगर को सब्स्टिट्यूट करते हैं हनी के साथ, तो वो भी ठीक नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं जा रही, एक्स्ट्रा शुगर्स नहीं जा रहे, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं जा रही, नेचुरल चीज़ें लेने में क्या बुराई है। डेली लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए आप कौन कौन सी आदतें बताना चाहेंगे? ये डेली habits लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए एक तो अपनी नींद पूरी लीजिए, हम्म, है ना। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम रखिए कि इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। सोने से पहले टीवी, मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहिए, कितनी बचिए। देर पहले? कम से कम 2 घंटे पहले। कम से कम 2 घंटे पहले? कम से कम 2 लोग घंटे तो रात पहले। भर चलाते रहते हैं गलत बात है। एट गलत आखिरी बात है। मोमेंट तक। आखिरी मोमेंट तक फ़ोन साथ होता है, सुबह उठते अलार्म के साथ फ़ोन साथ होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सुबह उठ के सबसे पहले आपको सूरज की किरणें लेनी चाहिए, विटामिन डी का सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लेना चाहिए। नहीं तो हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं खासकर, तो बाहर इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, ऑफिस के अंदर ही है, घर के अंदर ही है, तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता। विटामिन डी की इंडियंस में इनहेरेंटली कमी होती है। प्रोटीन की भी कमी होती है। प्रोटीन की इनहेरेंटली कमी तो नहीं होती, वो तो डाइट के ऊपर है, डाइट के ऊपर है, हाँ। डाइट के ऊपर है। बट जो विटामिन डी है उसकी कमी होती है। आप किसी का भी कराएंगे तो विटामिन डी कम ही आएगा, कम ही आएगा। अनलेस एंड अनटिल उसने कोई सप्लीमेंट लिया हो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हेल्दी आदतें अपनाएं, खाना पीना अपना जितना ज़्यादा नेचुरल हो सके। कहते हैं सुबह सुबह गर्म पानी पीने से ठीक रहती है सेहत। नहीं, गर्म पानी पीने से कुछ कुछ चीज़ें तो सही होती है, गला ठीक रहता है, ये सब चीज़ें, पर सब कुछ ठीक रहता है ऐसा भी नहीं है। अच्छा। है ना, लोग कहते हैं वजन कम हो जाता है गर्म पानी पीने से। इतना भी नहीं, मतलब हाँ, वज़न ऐसा नहीं है कि कोई ओबीज है पर्सन वो गर्म पानी पी के वज़न कम कर ले, ऐसा नहीं होता। तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी करना पड़ता है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी भी चीज़ में आप लगे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपके हेल्थ के बारे में हो, चाहे कोई भी लाइफ में कुछ भी आपको अचीव करना है, तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, ये जैसे कि मैं वेट लॉस पे भी अब बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। कई लोग मानते हैं कि हमने भाई जिम भी कर ली, वर्कआउट भी ढेर सारा कर रहे हैं, खाने पीने पे भी ध्यान दे रहे हैं, और इसकी क्या वजह हो सकती है? कॉर्टिसोल? नहीं, कुछ हार्मोन्स ऐसी होती हैं। हार्मोन्स की हाँ, वजह कुछ से। हार्मोन्स ऐसी होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी लेनी पड़ती है, इससे वेट गेन होता है। अच्छा। है ना, जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह होता है, अच्छा। तो उसमें वेट गेन होता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा कोई एक पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि हाँ यही एक रीज़न है जो सब में काम करती है, ऐसा नहीं होता। तो हर किसी का इंडिविजुअल अलग है, तो उसका रीज़न भी अलग है। अच्छा, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपना रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, मतलब इम्पेशेंट होके नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने 1 हफ्ता किया, एक महीना किया और रिजल्ट नहीं मिला मुझे तो मैं छोड़ दूँ उस चीज़ को। आप कंटिन्यू करिए, एक ना एक दिन उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको बाहर नहीं भी दिख रहा तो अंदर आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, आपकी ब्लड वेसल स्ट्रांग हो रही है, आपका हार्ट मजबूत हो रहा है, ये सब चीज़ें करके अच्छा हो रहा है, चाहे आपको दिखे ना दिखे। तो आपको वो छोड़नी नहीं है, वो चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। खाना अच्छा खाना है, जंक फूड से बचना है, फ्राइड तली भुनी मैदे वाली चीज़ें, रिफाइंड फ्लोर से बचना है, ये सब। तो ये सब हमको कंटिन्यू रखना होता है, और सिर्फ 1-2 दिन, 1 हफ्ता या 1 साल, 1 महीने की बात नहीं है। ये तो अपने जीवन में इसको जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा बढ़िया है। यूथ के लिए कौन से सिंपल तरीके आप बताना चाहेंगे ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकें? ये तरीके जो मैंने बताए ये सभी के लिए है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो मतलब मिडिल सुबह एज। उठें, सुबह सबसे पहले सूर्य की किरणें लें। सूर्य की किरणें लें, टाइम से उठे, अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाए सोने का। कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती है, वो रात में जग रहे हैं, दिन में सोने की ना, वो कोशिश तो कर रहे हैं। अफेक्ट करते हैं। सर्केडियन रिदम बोलते हैं हमारी बॉडी का, एक सर्केडियन रिदम होता है। सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम लेट नाइट जगते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं, टाइम से पहले उठ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों से अफेक्ट होता है। बट हाँ, लोगों की बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट भी होती है। कई लोग होता है रात में काम का, हमें भी करना पड़ता है, बीइंग डॉक्टर्स हमें भी रात में जग के काम करना पड़ता तो है। आप कैसे मैनेज करते हैं? हम मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को रोज़ ही रात में करना है, वंस इन अ वाइल चलता है। वंस इन अ वाइल मतलब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, 2 दिन तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, और भी स्टाफ होता है, 1 दिन या महीने में 2 दिन ऐसे, तो वो मैनेज हो सकता है। पर हर रोज़ ऐसा थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आजकल बहुत रश है लोगों की लाइफ में,
जैसे आप बता रहे हैं कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेट आ रहे हैं वर्क करके, कोई कुछ लोग दो दो काम भी एक साथ कर रहे हैं, दो दो जॉब एक साथ कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं, अपनी जॉब भी संभाल रहे हैं, उनके लिए कैसे कुछ इजी ट्रिक्स हो कि हाँ वो नींद भी प्रॉपर ले लें और खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान दें। खाने पीने में अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि हाँ दैट इज सफिशिएंट। नहीं, सफिशिएंट तो कुछ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ऐसा नहीं कि कोई हेल्दी चीज़ है आप कितना भी उसको उसी को खाते जाएंगे तो बाकी न्यूट्रिएंट्स आप कहाँ से लाएंगे? उसके न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिल जाएंगे, बाकी चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेना है विच शुड बी रिच इन प्रोटीन्स, शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ खानी है, नहीं, हर चीज़ का फिक्स्ड बैलेंस होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हर रोज़ एक ही डाइट है, ये 3 चीज़ें हैं, मैं आज खा रहा हूँ, कल भी मैं ये खा रहा हूँ, परसों भी मैं, नहीं, आप उसको भी चेंज करिए। खाने के बाद चाय लोग पी लेते हैं, नहीं, वो ठीक नहीं है। चाय में टैनिन्स होते हैं, टैनिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयरन के साथ बाइंड कर जाते हैं, जो आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो आपको ये अनीमिक बना सकते हैं। ओके। तो जितना हो सके खाने के आयरन की बाद, कमी हो सकती आयरन है की अगर कमी आप हो सकती चाय है। खाने के बाद। तो टैनिन्स करके एक सब्सटेंस होता है, नेचुरली चाय में पाया चाय जाता में है। पाया जाता है। और हाँ। कॉफ़ी? कॉफ़ी के साथ भी ऐसे ही है, मतलब जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। कॉफ़ी जो होता है इरिटेट करता है हमारे जो स्टमक की इनर लाइनिंग को, तो जो एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं ये कॉफ़ी के साथ ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू टी। कुछ 2-3 क्वेश्चन और है। जैसे कि आप एज अ रेडियोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिन लोगों जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कब उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? देखिए, कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कि वो करने ही करने हैं, लाइक 6 to 8 वीक्स व्हेन यू, मतलब जिसको पता लगता है लेडी को कि वो प्रेग्नेंट है, तो 6 से 8 हफ्ते में एक ट्रांसवजाइनल स्कैन होता है। ठीक है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी वो अपनी सही जगह पर है या नहीं। Okay. क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है ना, उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके अंदर ही बेबी ग्रो करने लगता है। Okay. वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। Okay. क्योंकि उस केस में उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर उस केस में बेबी ग्रो होके ट्यूब रप्चर हो जाए तो ब्लीड होके माँ की जान भी जा सकती है। तो एक वो चीज़ है। फिर हमें ये भी देखना होता है जो बेबी बन रहा है जो प्रेगनेंसी में, वो बेबी अलाइव है यानी उसकी हार्ट बीट चल रही है कि नहीं, तो 6 to 8 वीक्स में आ जाती है। 6 to 8 वीक्स। इसके अलावा अच्छा, उससे पहले उसकी हार्ट बीट नहीं आती? उसके हार्ट बीट अप्रिशिएट नहीं होती, हमारी जो मशीन्स है अवेलेबल हमारे पास है ना, तो इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होती। प्लस उसके साथ अगर माँ के शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, लाइक फाइब्रॉइड्स है यूट्रस के अंदर, या फिर ओवेरियन सिस्ट है जो कि आगे चल के प्रेगनेंसी को असर डाल सकती है, उसका हम पहले ही पता कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से चल सकते हैं। कोई यूट्राइन अनोमली है ना, कई बार क्या होता है कि यूट्रस एक ना होके 2 हिस्सों में बट जाता है। अच्छा। और एक में प्रेगनेंसी होती है, एक में नहीं होती है। तो उन केसेस में क्या होता है कि फुल टर्म तक जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम अर्ली डिलीवरी उसमें प्लान करते हैं। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट स्कैन में पता लग जाती है ना। उसके अलावा हम जो डेटिंग, कई लेडीज़ में क्या होता है कि पीरियड्स अप डाउन होता है, फिक्स नहीं होता है ना, रेगुलर साइकिल्स नहीं होते, मंथली साइकिल्स, उनमें भी कई बार क्या होता है उससे उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा होता प्रेगनेंसी, तो हम डेटिंग भी करते हैं इस टाइम पे है ना। डेट असाइन करते कि इतने दिन का है बेबी, इस दिन को डिलीवरी होनी है, तो हम ये फर्स्ट स्कैन होता है। ठीक है, सेकंड स्कैन हमारा बहुत स्पेशल होता है, कई लोग लेवल 1 स्कैन बोलते हैं, NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसा कि आपको पता है मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एनुप्लॉइडी होता है। क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में 46 होते हैं 23 पेयर्स में, पर जो 21st पेयर होता है उसमें अगर थर्ड एक्स्ट्रा आ जाए तो वो डाउन सिंड्रोम कहलाता है ना। तो उसमें कई तरीके के चीज़ें देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, मेंटल रिटार्डेशन होता है, हार्ट की एनोमलीज होती है ना, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो उसे भी डायग्नोस कर सकते हो आप? उससे हम स्क्रीन करते हैं, उसे हम स्क्रीन करते हैं। हम ये बताते हैं कौन एट रिस्क है, कौन बेबी एट रिस्क है इस कंडीशन को एक्वायर करने के लिए। जिसका हमें पता लगता है उसके आगे फर्दर टेस्टिंग होती है थ्रू सम ब्लड टेस्ट, जो मदर के ब्लड टेस्ट होते हैं, या कुछ केसेस में हम बेबी के आसपास का जो फ्लूइड होता है उसको भी हम सैंपल लेते हैं, जो बहुत सेफ होता है आज के टाइम में, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। फिर आगे उस फ्लूइड का टेस्ट करते हैं।
ठीक है। तो ये इसके अलावा कोई शुरुआत से कमी खराबी होती है बच्चे की बनावट में, है ना, तो वो सब चीज़ें भी लाइक किसी का ब्रेन नहीं बनता कई बच्चों में, है ना, हेड नहीं बनता, ये सब बहुत रेयर अनॉमलीज होती, ये सब भी हम उस टाइम पर पिक कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा एक प्री एक्लैम्सिया करके कंडीशन होता है जो मदर को अफेक्ट करती है। प्री एक्लैम्सिया में मदर का बीपी शूट अप कर जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। कई बार आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में बीपी हाई हो गया, है ना, एक वो होता है। उसके साथ क्या होता है, कन्वर्जन्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, दिमागी दौरे पड़ सकते हैं, है ना, प्रोटीन लॉस होता है उसके अंदर, तो उसकी भी हम स्क्रीनिंग करते हैं इसी टाइम पे, है ना। तो ये हो गया हमारा लेवल 1। उसके बाद हमारा होता है लेवल 2 स्कैन, है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। अगर किसी को बोला जाए कि पूरी प्रेगनेंसी में एक स्कैन कराना है तो वो लेवल 2 स्कैन है। इसमें डिफरेंट बर्थ डिफेक्ट्स नेसेसरी होता है। ये नेसेसरी होता है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि ये तो बिल्कुल नेसेसरी है ना। तो उसमें बर्थ डिफेक्ट्स को देखा जाता है। कई बारी हाथ नहीं होता बच्चे का, कई बारी होंठ कटे होते हैं, बहुत तरीके की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कोई बीमारी होती है, लंग्स अच्छे से बच्चे, हार्ट के डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन के डिफेक्ट्स होते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि कौन से डिफेक्ट्स हम मैनेज कर सकते हैं बर्थ के बाद, कौन से वाले हम नहीं कर सकते, कौन से में बेबी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो होता है हमारा 18 to 22 वीक्स में, जिसको लेवल 2 स्कैन या टीफा स्कैन या अनोमली स्कैन, अलग अलग नाम होते हैं बट सेम स्कैन है। उसके बाद आता है हमारा डॉपलर। डॉपलर कराते हैं हम 28 to 32 वीक्स में, ठीक है। अब मैं सारा वीक्स में बता रहा हूँ क्योंकि महीनों का हिसाब हमारे मेडिकल लिटरेचर में नहीं होता, वो आम भाषा में पेशेंट को समझाने के लिए बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 14 वीक्स तक होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स तक होता है, उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने 2 स्कैन बता दिए। एक होता है फर्स्ट वायबिलिटी स्कैन बोलते हैं पहले वाले को, जो हम TVS करते हैं, ट्रांसवजाइनल इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है। तो मदर के बर्थ कैनाल में एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता है जिससे हम स्कैनिंग करते हैं। बहुत सेफ होता है। कई लोगों को इसमें भी ये गलत धारणा है कि ब्लीडिंग होने लगती है या बच्चे के लिए सेफ नहीं है या अबॉर्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2 स्कैन बता दिए, एक वायबिलिटी स्कैन, एक लेवल 1 स्कैन। ये हो गए हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्कैन। सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्कैन एक है सिर्फ, लेवल 2। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर की जैसे ही बिगिनिंग होती है 28 वीक्स के बाद, 28 to 32 वीक्स में हमारा डॉपलर स्टडी होती है। डॉपलर में बेसिकली बेबी के ब्लड वेसल्स को देखते हैं, क्या बेबी को ब्लड, ऑक्सीजन सब कुछ सही मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या बेबी की ग्रोथ सही हो रही है, क्या बेबी के आसपास का जो फ्लूइड है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, क्या जो प्लेसेंटा है बेबी को मदर से न्यूट्रिएंट्स दे रहा है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद ग्रोथ स्कैन होता है 36 to 38 वीक्स पे, जस्ट बिफोर डिलीवरी, ये देखने के लिए कि हाँ बेबी बिल्कुल सही है, वाटर लेवल एडिक्वेट है, प्लेसेंटा बिल्कुल अपनी जगह पर है, एंड बेबी इज़ सेफ टू डिलीवर। या अगर सेफ़ नहीं है तो क्या उसकी सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होगी, और होगी तो क्यों होगी, ये सब चीज़ें हम लास्ट स्कैन में। तो ये मोटा मोटी 4 स्कैन्स होते हैं, 4-5 स्कैन्स होते हैं, ये सब किसी को। बट इसके अलावा अगर बेबी में कोई और दिक्कत आती है, मदर में कोई और दिक्कत आती है, हमें एडिशनल स्कैन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके। कई लोगों को ये भी लगता है कि बार बार स्कैन कराने से बेबी पे अफेक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास जितनी भी स्कैनिंग मोडालिटीज़ है उन सब में सबसे ज़्यादा सेफ अल्ट्रासाउंड है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है, लाइक बेबी का ग्रोथ हमें रैपिडली बार बार मॉनिटर करना पड़ता है, हम 6-6 घंटे में भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये है बेसिकली प्रेगनेंसी स्कैन्स। थैंक यू, आपने सारे सवालों का जवाब दिया और मुझे लगता है कि हमने सारे टॉपिक्स को छूने की कोशिश की है, चाहे वो लंग्स डिजीज़ हो या फिर हार्ट अटैक हो, कोरोना जिसको लेकर लोग सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं, प्रेगनेंसी हो, और उन पेरेंट्स के लिए भी आपने सजेशन दिया जो परेशान हैं उनके बच्चों के लिए जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं। हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए सारे टॉपिक्स को छूने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि हमारे ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, इसलिए क्योंकि आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए और डॉक्टर जॉय के ज़रिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वो आपको मिली हो। थैंक यू।